Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's Balney Academy. Myself Gagan Yadav and your again एक और क्लास for your practice, for your exam practice. कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं. अभी हमने क्लास करी थी किस चीज की? इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए. एंड ऑन द नेक्स्ट क्लास इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स. IR प्लस जितने भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं. हमने दो क्लासेस भी हमने करी थी, अभी करंट अफेयर्स की क्लासेस करी थी हमने. ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके कॉजेस को पढ़ाया था, साथ साथ उनकी ज्योग्राफी को पढ़ाया था कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किस देश में हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल ईरान को हमने पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि डेजर्ट्स क्या क्या है, उसकी बाउंड्रीज किससे लगती हैं, कैस्पियन सी की क्या अहमियत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत अच्छे से बताया था. उस क्लासेस के बाद देखा आपने वॉर स्टार्ट हुआ और कैसे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चौक पॉइंट, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है. तो हमने उसकी इंपोर्टेंस को बताया था, गल्फ ऑफ पर्शिया को बताया था. क्लियर? तो अब उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए फॉर योर प्रैक्टिस. चलिए स्टार्ट करते हैं. दूसरी बात, क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होने वाला है. क्वेश्चंस अगर नहीं भी हो रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां फेल हों. अगर आप यहां फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एग्जाम में जाकर बेहतर करेंगे. क्यों? क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो उसको लिखेंगे. जो हमने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के नोट बनवाए थे उनके साथ साथ इन क्वेश्चंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे. क्लियर है? तो परेशान नहीं होना है अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी इनकी आपको डिफिकल्टी हाई लगती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 के ऊपर क्वेश्चन है. 2025 में ये रेजोल्यूशन हुआ था यूएन सिक्योरिटी का, गाजा स्ट्रिप को लेकर हुआ था. तो गाजा स्ट्रिप को हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज गाजा स्ट्रिप, व्हाट इज वेस्ट बैंक, जेरूसलम, जॉर्डन का क्या रोल है इसमें, इजराइल का क्या रोल. देखिए, इट ऑथराइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स टू सिक्योर गाजा. बिल्कुल ठीक बात है. इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाजा में डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए एक डिप्लॉयमेंट फोर्स की इसको ऑथराइज किया गया कि ये फोर्स को ऑथराइज किया जाएगा पीस वगैरह के लिए मेंटेन करने के लिए. इट एस्टैब्लिश अ बोर्ड ऑफ पीस. बिल्कुल ठीक बात है, ये अभी न्यूज में भी था. बोर्ड ऑफ पीस एज अ ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी टू ओवरसी द रिकंस्ट्रक्शन. ट्रांजिशनल, एक परमानेंट बॉडी नहीं बनाई गई, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बॉडी है ये जो कि ओवरसी करेगी रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट ऑफ द गाजा और वहां के लोगों के लिए. क्लियर? एड वगैरह प्रोवाइड कराएगी. ये भी बिल्कुल ठीक है. द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाई यूनानिमसली 15 मेंबर्स ऑफ द यूएन काउंसिल. ये गलत है. ये रेजोल्यूशन पास हुआ था 12-0 और जो दो मेंबर्स थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, यानी कि रशिया एंड चाइना, उन्होंने अगेंस्ट में फेवर ना करते हुए वोटिंग से एब्सटेन किया था. क्या किया था सर? वोटिंग से एब्सटेन किया था. तो यूनानिमसली इसको पास नहीं किया गया था, 12-0 से पास किया गया था. तो ऑप्शन 3 आपका स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है. सो राइट आंसर क्या होगा सर? 1 and 2. कहां पर है 1 and 2? बी, ये रहा स्टेटमेंट. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. अभी बोर्ड ऑफ पीस के बारे में और क्वेश्चंस हैं हमारे में और क्लियर डेप्थ में पता चल जाएगा कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या, क्या क्या इसका रोल होने वाला है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 12-day वॉर. बड़ा इंपॉर्टेंट है 12-day वॉर. जो अभी ये 2025 में जो इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जो यूएसए ने भी स्ट्राइक्स वगैरह करी थी इजराइल के साथ मिलकर, उनको 12-day वॉर कंसीडर किया. क्लियर है? और 6-day वॉर भी ध्यान रखना, इजराइल का 6-day वॉर. 6-day वॉर कब हुआ था? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में मैंने 6-day वॉर बताया था कि कब हुआ था और उसके रिपरकशंस, उसके रिजल्ट्स क्या क्या थे, गोलन हाइट्स का क्या रिजल्ट था, गाजा स्ट्रिप किसके कब्जे में चला गया था. क्लियर है? चलिए, ये बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व्ड डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स बाय इजराइल एंड द यूएस अगेंस्ट द ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज. बिल्कुल ठीक बात है. इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं एज वेल एज उसकी जो मिसाइल डिपोज है उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक्स करी. बिल्कुल ठीक है. ईरान रिटेलिएटेड प्राइमरली थ्रू इट्स एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस. ये बहुत जरूरी है समझना. एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रोक्सीज विदाउट फायरिंग अ मिसाइल फ्रॉम इट्स ओन टेरिटरी. ये कह रहा है कि ईरान ने अपने प्रोक्सीज का इस्तेमाल किया
यानी कि हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करा, हेती का इस्तेमाल करा, हाउतीज का इस्तेमाल करा। ट्रिपल एच बोला जाता है, ट्रिपल एच। जी हां, सिर्फ WWE में ही ट्रिपल एच नहीं है, ईरान के पास भी ईरान के पास भी ट्रिपल एच है। हाउती हैं आपके, हेतीज हैं, और क्या है आपके, हिजबुल्ला है। उनको बोला जाता है ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रोक्सीज हैं। तो ये बोल रहा है कि उनका इस्तेमाल करके विदाउट फायरिंग अ मिसाइल फ्रॉम इट्स ओन टेरिटरी, बिल्कुल गलत है। ईरान ने मिसाइल रिटेलिएशन में मिसाइल स्ट्राइक करी थी, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था ईरान के इजराइल के ऊपर। क्लियर है? तो ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। अगर ऑप्शन 2 निकल गया, अगर ऑप्शन 2 निकल गया तो हमारे पास डी बचता है और ए बचता है, और 1 हमारा सही है, यानी 3 भी सही होगा। कॉन्फ्लिक्ट कंक्लूडेड विद अ सीज फायर ब्रोकर्ड बाय यूएस ऑन जनवरी 2025, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक और ध्यान रखना, कतर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। एक्चुअल में कतर ही मीडिएशन कर रहा था। यूएस और कतर जो थे, दोनों ही देश इजराइल और ईरान के बीच में होने वाली जो मिसाइल फाइट थी, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको ब्रोकर्ड करा पाए, मीडिएट करा पाए। क्लियर है? तो कतर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 1 and 3, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फॉल ऑफ असाद रजीम, सीरिया के ऊपर क्वेश्चन आया है। सीरिया को बहुत समय तक जो असाद फैमिली है, जो असाद रिजीम बोला जाता है, उन्होंने रूल किया। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और उस गवर्नमेंट के एंटी इनकम्बेशन के जो प्रोटेस्ट थे पूरे देश में चले। हालांकि उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स ने, एक्सटर्नल फोर्सेस ने सपोर्ट किया, लेकिन जो असाद रिजीम थी उसको हटाया गया, टॉपल किया गया, और एक नई रिजीम आती है, एक नई रिजीम आती है, और उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द regime was toppled by coalition of rebels led by हयात ताहिर अल सलाम, STS, जिसको बोला जाता है STS। Following the collapse, Israel sent troops into demilitarized zone in Golan Heights। गोलन हाइट्स, मैंने आपको 6 डे वॉर में बताया था कि क्या इंपॉर्टेंस थी गोलन हाइट्स की, कब इजराइल के कब्जे में गोलन हाइट्स गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है The transition led to an immediate and permanent end to Turkish military operations in the northern Syria। सीरिया में सिर्फ इजराइल का इंटरेस्ट नहीं था, उधर से नॉर्दर्न सीरिया की तरफ से टर्की भी बहुत ज्यादा परेशान था। कहीं ना कहीं जो ईरानियन प्रोक्सीज हैं, जो असद रजीम है, वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी टर्की के लिए। तो टर्की के भी ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशन नॉर्दर्न सीरिया में चलते रहते थे, उसके भी इंटरेस्ट है। टर्की की बॉडी सीरिया से लगती है, मेडिटेरेनियन सी, सॉरी, भूमध्य सागर। क्लियर? तो थर्ड अगर ऑप्शन से मैं देखूं आप, दिस ट्रांजिशन लेड टू एन इमीडिएट परमानेंट एंड टू मिलिट्री ऑपरेशंस, ये बिल्कुल गलत है। इवन इसका मैं आपको बता दूं रिजल्ट क्या हुआ जब असद रजीम गिर गई और प्रो इजरायली या प्रो वेस्ट गवर्नमेंट अब आती है इसराइल के अंदर, या जो दूसरी सरकार आती है सीरिया के अंदर, सॉरी, तो इवन टर्की और इजराइल के बीच में अब टेंशन स्टार्ट हो गई है। इवन टर्की और इजराइल आमने सामने हैं और बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए हैं। और अब टर्की का इंटरेस्ट है नॉर्दर्न इजराइल के अंदर, और इजराइल का इंटरेस्ट है आपका गोलन हाइट्स, यानी कि साउथ सीरिया के अंदर इंटरेस्ट है, इसका नॉर्थ सीरिया के अंदर इंटरेस्ट है। तो इमीडिएट विड्रॉल तो नहीं हुआ, ये तो गलत है, तो 3 तो गलत हो जाएगा। 1 इसका मतलब सही है, 1 तो बिल्कुल सही है। फॉलोइंग द कोलैप्स सेंड ट्रूप टू डीमिलिटराइज्ड जोन इन गोलन, बिल्कुल। अभी तक जो गोलन हाइट्स था उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था, यानी कि उससे विड्रॉल कर ली गई थी आईडीएफ जो थी, जो इजराइल की फोर्सेज है। हालांकि इसके बाद तुरंत ही उसमें सेना उसने भेज दी इजराइल ने। क्लियर है? तो O1 and 2 ओनली इज करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आपको इस चीज से क्या याद रखना है, देखो ध्यान से,
पहली बात तो सीरिया आपको पता होना चाहिए कहां है, सीरिया की कैपिटल कहां है, सीरिया की बाउंड्रीज किस किस से लगती है, सीरिया में अभी हुआ क्या है डेवलपमेंट, कि असद की रजीम थी, उसको टोपल करने के बाद एक दूसरी रजीम आ जाती है, हयात ताहिर अल सलाम। उसके बाद आपको गोलन हाइट्स पता होना चाहिए कि इजराइल के इंटरेस्ट किसके साथ है, गोलन हाइट्स के साथ है। उधर टर्की भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है सीरिया के अंदर, आपको यह भी पता चल गया, और वो भी नॉर्दर्न सीरिया के अंदर इन्वॉल्व है। इसका मतलब सीरिया की बाउंड्रीज टर्की के साथ लगती है। तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी विद ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स विद ग्लोबल विद इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़े से डेप्थ में और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ये होंगे, लेकिन मेरा ये काम है आपके एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रिपेयर करना। रिगार्डिंग दी सुडानी सिविल वॉर, जी बिल्कुल सिविल वॉर चला सुडान के अंदर, और उसके अपडेट्स है, कुछ नई चीज क्या हुई, बहुत समय से सुडान के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, और दो एक्सिस हैं, दो पोल बने हुए हैं, दो फोर्सेस हैं। एक का नाम है सुडानीज आर्म फोर्सेस जिसको एसएएफ बोला जाता है, और एक है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ, और इसको सपोर्ट किसका मिला हुआ है, अभी आगे देखेंगे। ये बोल रहा है द कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरीली पिट्स दी, इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। इन लेट 2025 एसएएफ सक्सेसफुली रिकैप्चर द कैपिटल यानी कि खार्तूम एंड पोर्ट सुडान। पोर्ट सुडान और आपका रेड सी के अंदर है, ये ध्यान रखना। सुडान की जो बाउंड्री है वो रेड सी से मिलती है, मैंने बताया था आपको सेकंड पार्ट में जियोपॉलिटिक्स की क्लास में, क्लियर। और खार्तूम जो कि कैपिटल है उसको रिकैप्चर कर लिया था आपके एसएएफ ने। खार्तूम के अंदर कौन सी रिवर निकलती है सर, नाइल रिवर, आकर दोनों ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिल जाती है, ध्यान है आपको, नहीं ध्यान है? चलिए तो ये भी ठीक है। और ये बोल रहा है द यूएई हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन एज द प्राइमरी मिलिट्री बैकर ऑफ द एसएएफ। देखिए पहली बात तो ये, यूएस ने रिकॉग्नाइज्ड किया हो या नहीं किया हो, लेकिन यूएई मिलिट्री बैकअप देता है, एसएएफ को नहीं देता है। किसको देता है? वो देता है आपके आरएसएफ को। किसको देता है वो? आरएसएफ को, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को, उसका मिलिट्री बैकअप है। तो 3 तो गलत हो गया, 1 सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ पीस। एक और आ गया, अभी बोर्ड ऑफ पीस हमने पढ़ा था, ध्यान रखना। बोर्ड ऑफ पीस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोर्ड ऑफ पीस किस जगह से रिलेटेड है या किस चीज के लिए बनाया गया है। तो ध्यान रखना, गाजा के लिए बनाया गया है, गाजा स्ट्रिप के लिए बनाया गया है, रीडेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा स्ट्रिप के लिए। क्लियर है? उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इट इज डिजाइंड एज अ परमानेंट सोवरेन गवर्नमेंट फॉर द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ये एक टेम्पररी सेटअप है, जब तक का एक ट्रांजिशन नहीं हो जाता। जब तक नहीं गाजा के लोग ट्रांजिशन गवर्नमेंट हाथ में नहीं लेते, तब तक बोर्ड ऑफ पीस ओवरसी करेगा रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट को। ये परमानेंट सेटअप नहीं है, टेम्पररी सेटअप है। तो 1 गलत हो जाता है। अगर मैं 1 को बाहर निकाल देता हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी एंड सी। इसका मतलब 3 तो सही है। इट एम्स टू मैनेज द ट्रांजिशन अंटिल अ वेटेड पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स कैन टेक द कंट्रोल। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक जो पैलेस्टीनियन पुलिस है, जो वहां के लोग हैं, वहां की जो पुलिस फोर्स है, वो हाथ में पावर ना ले ले, तब तक बोर्ड ऑफ पीस मैनेज करेगा। इट इंक्लूड्स ओवरसाइट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन हैज सोट अ सीट। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने भी इंटरेस्ट जाहिर किया था इसके अंदर। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नाटो से। नाटो को पढ़ लेना, रिसेंट मेंबर्स कौन कौन ऐड हुए हैं, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे को अच्छे से पढ़ लेना। टोटल 32, 34, 32 कितने मेंबर्स हैं उनको पढ़ लेना। फाउंडिंग मेंबर्स मैंने आपको पढ़ाया था, विद मैप आपको पढ़ाया था। क्या हिस्ट्री है, क्या उनका आर्टिकल 5 है जो सबसे कंट्रोवर्शियल है, और यूक्रेन का क्या रिलेशन था उसको मैंने समझाया था। क्लियर है? और नाटो की जो ओक समिट इस समय हुई है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस बार नाटो ने बोल दिया है मेंबर्स स्टेट कमिटेड टू न्यू डिफेंस स्पेंडिंग बेंचमार्क ऑफ 5% ऑफ जीडीपी। नाटो ने बोला है कि 2035 तक जितने भी मेंबर्स हैं उनका डिफेंस बजट जो है
वो उनकी 5% ऑफ जीडीपी का होना चाहिए। क्लियर? स्पेन वॉज ग्रांटेड एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द 5% टारगेट प्रोमिसिंग टू रीच 2.1% इंस्टेंट। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, स्पेन ने इस चीज से डिसएग्री किया था और उन्होंने कहा था कि हम नहीं 5% कर पाएंगे, तो स्पेन को क्या किया, एग्जाम्पशन दिया गया और उनको बोला गया कि आप 2.1% भी कर लीजिए, चलो ठीक है, एग्जाम्पशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द समिट डिक्लेरेशन ऑफिशियली इनवाइटेड यूक्रेन टू ज्वाइन अलायंस विद स्पेसिफिक 2027 टाइमलाइन। ये बिल्कुल गलत है। इवन रशिया और यूक्रेन वॉर चल ही इसलिए से रहा है, और मैंने आपको बताया जो अब उनका जो अब हम आने वाले क्वेश्चंस हैं कुछ, उनके जो पीस प्लान है, कितने पॉइंट का प्लान है, उसमें सबसे पहली शर्त तो यही है, और यूएस ने भी कहीं ना कहीं माना है कि यूक्रेन अभी तो नाटो में किसी तरीके शामिल होने कोई चांस नहीं है, और रशिया की भी सबसे पहली यही कंडीशन है कि सर यूक्रेन शामिल नहीं होना चाहिए। सबसे लड़ाई की जड़ भी यही रही है। क्लियर है? तो ये तो नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ओनली। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग दी स्टेटमेंट, एक और आ गया इसी के ऊपर क्वेश्चन। अब जो ये 5% है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये बोला कि जो 5% का जो 3.5% होगा वो कोर डिफेंस पर होगा, और उसका जो 1.5% होगा रेजिलियंस एंड इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन, रेजिलियंस, इन सब चीजों को, इनोवेशन, नए नए इनोवेशन करे जाएंगे, नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी, क्लियर है, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी करी जाएगी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू यूक्रेन डिफेंस इंडस्ट्री कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स दी अलाय 5% स्पेंड, बिल्कुल बात ठीक है। अगर यूक्रेन को किसी भी तरीके की मदद दी जा रही है वो भी 5% के स्पेंडिंग में आएगा, अगर कोई अलाय है या कोई नाटो का मेंबर है। यह भी बात बिल्कुल ठीक है। दिस बेंचमार्क वाज प्रपोज्ड ड्यूरिंग 2023 विल्नियस समिट। ये नहीं है, 5% की किसी भी तरीके से बात नहीं थी। इवन जो पहले का 2.3% का टारगेट था उसको अचीव कराने की बात करी गई थी। इस समिट में इस तरीके की कोई बात नहीं हुई थी जो नाटो की पहली समिट हुई थी। तो 3 ऑप्शन बाहर अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, 1 और 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बचता है मेरे पास। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू रशिया यूक्रेन वॉर, आ गया जी आपके सामने, रशिया यूक्रेन वॉर इन 2025, जेलेंस्की अनवील्ड 20-point पीस प्लान इन कोऑर्डिनेशन विद यूएस। जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने 20-point पीस प्लान दिया है। रशिया सक्सेसफुली रिक्लेम्ड द कर्स्क प्रोविंस फ्रॉम यूक्रेन कंट्रोल इन मार्च 2025। यूरोपियन यूनियन एग्रीड टू गिव $105 बिलियन लोन टू यूक्रेन फॉर देयर फाइनेंशियल नीड्स। अब वो फाइनेंशियल नीड्स हैं या वॉर लड़ने की नीड्स हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द यूरोपियन यूनियन एंड अदर कंट्री टू डिसाइड। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। दो चीज है, एक तो 10-point पीस प्रोग्राम है, पीस प्लान है, सॉरी, ये इस बार न्यूज में था, और एक था आपका 20-point पीस प्लान जो जेलेंस्की ने दिया था, जो उन्होंने रिकमेंड किया था या एडवाइस करी, वो था 10-point प्रोग्राम। तो ये गलत है। 20-point पीस प्लान ये ट्रंप साहब के द्वारा दिया गया था, ट्रंप साहब के द्वारा दिया गया था, और ये गाजा के लिए दिया गया था। इट वॉज रिलेटेड विद द गाजा। किसके रिलेटेड था ये गाजा से रिलेटेड है। यानी कि 1 अगर गलत है, मैं अगर 1 को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचता है? मात्र बी आंसर आ गया मेरा। इसका मतलब बी और 2 और 3 गलत, सही है। कर्स्क रीजन को रिक्लेम किया था, बिल्कुल ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने इतना लोन देने की बात करी है, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही ऑप्शन ठीक है, यानी कि 1 और 2 और 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन है नाटो की हॉग समिट के ऊपर, या नाटो के ऊपर भी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा रीअफर्म्ड, यानी कि आयरन क्लेड कमिटमेंट जो है हमारा आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर नाटो की किसी एक भी कंट्री पर मिलिट्री स्ट्राइक या कोई अग्रेशन या वॉर डिक्लेयर करेगा तो उसको पूरी नाटो की कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा और सब मिलकर कलेक्टिवली डिफेंस करेंगी। ये आर्टिकल 5, और इसको रीअफर्म्ड किया है कि ये बिल्कुल इंटैक्ट और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो 1 तो बिल्कुल सही है। इट आइडेंटिफाइड रशिया एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट
एंड डायरेक्ट थ्रेट टू अलाइड सिक्योरिटी। यह भी बात बिल्कुल ठीक है। आप जब नाटो की वेबसाइट पर जाएंगे और होक समिट को पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है रशिया को किस तरीके से थ्रेट बताया है नाटो ने, और डायरेक्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट बताया है रशिया को। ठीक है, ये भी ठीक है, इट ऑफिशियली डेजिग्नेटेड चाइना एज अ मिलिट्री एडवर्सरी फॉर द फर्स्ट टाइम। चाइना को मिलिट्री एडवर्सरी बताया गया, ये बोल रहा है, ये गलत है। चाइना के ऊपर बात करी गई है, ये बात ठीक है, लेकिन चाइना को किसी भी तरीके से कोई मिलिट्री एडवर्सरी नहीं बताया। हालांकि उनको उसमें लिखा है, नाटो की जब वेबसाइट में पढ़ेंगे कि चाइना बहुत जल्दी से एक्सपेंड कर रहा है, मिलिट्री पावर्स को बढ़ा रहा है, ये है वो, लेकिन एडवर्सरी इस तरीके का वर्ड यूज नहीं किया। हालांकि ये बोल सकते हैं एक तरीके से एक इनेबलर है, इनेबलर जो इनेबल कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं रशिया को इस वॉर को लड़ने में। डिसिसिव इनेबलर आप कह सकते हैं, जो डिसिसिव इनेबलर है, जो डिसाइड कर रहा है इस वॉर के पाथ को। क्लियर है? तो 3 गलत अगर हो जाता है तो मैं 3 को निकाल दूं, तो राइट आंसर क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। जी आ गया, अभी हमने लास्ट क्लास में जब नेशनल इवेंट्स पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा था, और एक और क्वेश्चन आ गया अपना ऑपरेशन सिंदूर का। चलिए करते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं। इट वॉज अ क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया अगेंस्ट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो मिलिट्री टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके अगेंस्ट में ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, क्रॉस बॉर्डर। बिल्कुल ठीक है। इट फॉलोड अ मेजर टेररिस्ट अटैक इन पहलगांव जम्मू एंड कश्मीर। पहलगांव जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये भी ठीक था। द ऑपरेशन रिजल्टेड इन द परमानेंट सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बाय इंडिया। इसको ध्यान से देखो, यह बात तो ठीक है कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको सस्पेंड किया था, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश हमने भेजा था, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा, ये पानी और खून एक साथ तो नहीं बह सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, लेकिन परमानेंटली नहीं किया था। हमने इसको एबियंस में रखा था। किस में रखा था? एबियंस में, यानी कि जब तक आप अपने टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद नहीं करोगे, हम पानी नहीं भेजेंगे। क्लियर है? तो परमानेंटली नहीं किया था, इसको एबियंस में रखा था, होल्ड पर रखा था। क्लियर है? चलिए, तो 3 को अगर मैं निकाल देता हूं और 1 सही है और 2 भी सही है, तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इन 2025, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइंड अ फुल मेंबर इन जनवरी। ये भी बिल्कुल ठीक है। ब्रिक्स कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये नेशंस हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। साउथ अफ्रीका हालांकि बाद में ऐड हुआ। क्लियर? ब्रिक था पहले, फिर ब्रिक्स हो गया, और अभी इसमें ज्वाइन किया है इंडोनेशिया ने। बिल्कुल ठीक है, 11th मेंबर बन गया इंडोनेशिया। टोटल 11 मेंबर्स हो गए। नाइजीरिया वाज एडमिटेड टू ग्रुप ऑफ, कुछ पार्टनर कंट्रीज भी होती हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है ये भी। और ये बोल रहा है सऊदी अरेबिया हैज फॉर्मली साइंड अ ट्रीटी टू बिकम 11th फुल मेंबर। ये बोला है 11th मेंबर जो बना है वो आपका इंडोनेशिया बना है। 3 आपका गलत हो जाता है, तो अगर मैं 3 को बाहर निकाल दूं और 2 आपका सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और फिर से आ गया है जो अभी 17th समिट हुई है आपकी ब्रिक्स की जो 17th समिट हुई है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ 17th ब्रिक्स समिट इन रियो एंड जेनेरियो। ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कहां पर हुई है 17th समिट ब्रिक्स की? रियो के अंदर। और सर 18th समिट की जो ब्रिक्स होने वाली है उसकी चेयरमैनशिप किसके पास होने वाली है? सर इंडिया के पास। इंडिया विल बी द होस्ट फॉर 18th समिट ऑफ द ब्रिक्स। क्लियर? द थीम स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसकी थीम है। बिल्कुल ठीक है। इट समिट लॉन्च द ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी टू डी रिस्क द इन्वेस्टमेंट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म वाज एस्टैब्लिश्ड टू एनहांस फाइनेंशियल सोवरेनिटी, ये भी बात बिल्कुल है। लेकिन ब्रिक्स ने कोई अपनी करेंसी छापने की बात नहीं करी है।
कोई इंडिपेंडेंट करेंसी की बात नहीं करी है। हां, डी डॉलराइजेशन की बात करी है, एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी है जिसको ब्रिक्स पे बोला गया, वो बात बिल्कुल ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट करेंसी की बात नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको बनाना हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। विद रेफरेंस टू द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक मेजर इंस्टीट्यूशनल की एक क्लास हुई थी, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट थे उसमें मैंने जितने भी बैंक से सभी बताए थे आपको, उसमें एनडीबी पढ़ाया था, कब एस्टेब्लिश हुआ, ब्रिक्स की किस समिट में एस्टेब्लिश हुआ, कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या इसकी गवर्निंग बॉडी होती है, कहां इसके हेडक्वार्टर्स हैं, सब कुछ डिटेल में कवर किया था। जाइए और दोबारा से उस क्लास को देखिए। क्लियर? चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर ये एनडीबी जो है आपका कब और किस समिट में, ब्रिक्स की किस समिट में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और डेट के साथ कमेंट करेंगे विद क्वेश्चन लिखकर। चलिए, एनडीबी प्लान्स टू इशू इट्स फर्स्ट इंडियन रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड बाई 2026। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ही ठीक है। द बैंक्स मेंबरशिप इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द ओरिजिनल फाउंडिंग ब्रिक्स नेशंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, यूरुग्वे ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, और हालांकि यूएई अब बन गया है आपका, यूएई भी एनडीबी का पार्ट है, बांग्लादेश भी एनडीबी का पार्ट है, और यूरुग्वे भी जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो भी एनडीबी का पार्ट है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्हीं को मेंबरशिप मिलेगी। तो अगर मैं 2 को हटा दूं, सर 2 को अगर हटा दूं मैं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है 1-3, यानी कि 3 भी सही है। इट एम्स टू प्रोवाइड लोकल करेंसी लैंडिंग टू मिटिगेट एक्सचेंज रिस्क, बिल्कुल ठीक है। लोकल करेंसी जो है वहां की डोमेस्टिक करेंसी है, उसको प्रोवाइड, उसके अंदर जो है लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि एक्सचेंज रिस्क वगैरह को रोका जा सके। क्लियर है? सो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया रिगार्डिंग इंडियाज रोल in BRICS during 2025 and 2026, consider the following. India is scheduled to assume BRICS chairmanship host the 18th summit 2026। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया, बिल्कुल ठीक है। क्लियर? India has proposed linking the official digital currency of BRICS nations for the trade and tourism, trade and tourism के लिए। Third, India officially endorsed the creation of single BRICS currency to replace US dollar। ऐसा कोई भी बात नहीं कही है कि यूएस डॉलर को रिप्लेस किया जाएगा, और इंडिया के द्वारा तो खासकर कुछ नहीं बोला गया। क्लियर है? तो अगर मैं 3 को काट दूं, 3 को काट दूं, 3 को अगर मैं काट दूं और 1 मेरा सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 2 भी बिल्कुल सही बन जाता है। ब्रिक्स नेशंस के लिए एक डिजिटल करेंसी की बात करी जा रही है फॉर टूरिज्म वगैरह के। क्लियर है? सो राइट आंसर क्या होगा आपका? 1 एंड 2, 1 एंड 2, यानी कि बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स पोजीशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। ब्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए सर। रियो डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल बात ठीक है। ये इवन इंडियन की मेंबरशिप, इंडिया वगैरह की मेंबरशिप को परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फिर से बताया गया है कि हां इंडिया डिजर्व करता है सीट। क्लियर? रशिया एंड चाइना रीअफर्म देयर सपोर्ट फॉर इंडियाज ब्राजील परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, रीअफर्म किया होगा। द ग्रुप एस्टेब्लिश अ परमानेंट सेक्रेटरिएट बेस्ड इन द जोहान्सनबर्ग, ये गलत है, ये गलत है। क्लियर है? ये गलत है। तो अगर 3 गलत है और अगर 1 सही है, अगर 3 गलत होता है, देखो ध्यान से, आप, मुझे पता है इसको डाउटफुल होगा, लेकिन आप देखो अगर मैं 3 को निकाल दूं, इनका परमानेंट सेक्रेटरी अभी जॉनसनबर्ग में नहीं है, टेम्परेट सेक्रेटरिएट है इनका, अगर 3 को निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन 1 एंड 2 बचता है, इसका मतलब 2 सही है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्पाइट थाईलैंड एंड कंबोडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, थाईलैंड एंड कंबोडिया। The dispute centered on an ancient temple complexes including Ta Muyan Thom और व्रीहेड टेम्पल के अंदर भी है, ध्यान रखेंगे व्रीहेड टेम्पल है इनका, उससे रिलेटेड भी है। सीज फायर वॉज ब्रोकर्ड इन लेट 2025 थ्रू मीडिएशन आसियान, यूएस एंड चाइना के बीच, ये भी बिल्कुल ठीक है।
द कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन परमानेंट विड्रॉल ऑफ कंबोडिया फ्रॉम एशियान, भी नहीं है, एशियान से कोई भी विड्रॉल नहीं किया है कंबोडिया ने, हालांकि इवन उसने समिट्स वगैरह को भी अभी होस्ट किया था। क्लियर है? तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। अगर 3 को मैं बाहर निकाल दूं, सॉरी 3 को अगर मैं बाहर निकाल दूं और 1 मेरा सही है, तो आंसर क्या आता है? 1 and 2 ओनली। क्लियर? ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सिविल म्यांमार के ऊपर क्वेश्चन है, सिविल वॉर म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सिविल वॉर इन म्यांमार 2025। रिबेल ग्रुप्स कैप्चर्ड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिलिट्री कमांड इन लाशियो। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ठीक है। जो आपके रिबेल ग्रुप्स हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हैं या जो मिलिट्री के अगेंस्ट में हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिलिट्री कमांड को कैप्चर किया। कांचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जो है, जो उसने सीज किया म्यांमार का सिग्निफिकेंट रेयर अर्थ माइंस जो है उनको कंट्रोल किया। बिल्कुल ठीक है। चाइना शिफ्टेड इट्स पॉलिसी इन लेट 2024 टू प्रोवाइड डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट टू द मिलिट्री जुंता। ये भी बात ठीक है, चाइना ने बहुत हद तक, काफी हद तक जो आपकी जनता गवर्नमेंट है, जनता मिलिट्री है, उसको मिलिट्री जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराई है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन। अभी देखा इन दोनों के बीच में भी टेंशन स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान लॉन्च एयर स्ट्राइक्स इन काबुल टारगेटिंग लीडरशिप्स ऑफ टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनके जो ठिकाने हैं काबुल के आसपास, काबुल के अंदर, उन पे एयर स्ट्राइक करिए। बिल्कुल ठीक। तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल रेस्पॉन्डेड विद ग्राउंड अटैक्स अलोंग द बॉर्डर। बिल्कुल बात ठीक है। कतर एंड टर्की मीडिएटेड अ फ्रजाइल सीजफायर बिटवीन टू नेशंस। ये भी बात ठीक है, टर्की और कतर ने इंटरफेयर किया था, सीजफायर को कराने की ट्राई किया था दोनों देशों के बीच में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रिगार्डिंग द डीप सीक एआई मॉडल रिलीज्ड इन अर्ली 2025। डीप सीक एआई मॉडल, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इट मैचेस अ टॉप यूएस एआई मॉडल्स व्हाइल यूजिंग सिग्निफिकेंटली फ्यूअर एडवांस्ड एनवीडिया चिप्स। इट रिलीजेस prompted US to immediate lift all export restrictions on advanced semiconductors to China। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन ट्रेड वॉर वगैरह के टाइम पर चाइना के ऊपर और ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए गए थे। हालांकि ये बड़ा क्रूशियल मामला था, तो चाइना ने इस चीज का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि हम और टैरिफ्स बढ़ा देंगे। क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि एकदम से इमीडिएटली सारे एक्सपोर्ट्स जो है रिस्ट्रिक्शंस उन पर हटा लिए गए। It highlighted a shift in AI race towards efficiency and integration rather than the raw computing power। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं 2 को हटा देता हूं, अगर 2 को हटा देता हूं, राइट आंसर क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। क्या आंसर आता है सर? 1 and 3 ओनली इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है, Consider the following statement. Consider the following statement. North Korea and defense pact between Russia. रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्या बोला है? इट इंक्लूड्स अ म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज दैट बाइंड्स टू नेशंस इन द इवेंट ऑफ अटैक। यानी कि अगर किसी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगी, ये बोल रहा है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स वर रिपोर्टेडली डिप्लॉयड टू असिस्ट रशिया इन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। ये बोला गया कि नॉर्थ कोरिया के कुछ जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय करे गए थे रशिया के लिए अगेंस्ट द यूक्रेन वॉर। साउथ कोरिया रेस्पॉन्डेड बाय फॉर्मली अप्लाइंग द फुल नाटो मेंबर। इसको देखते हुए साउथ कोरिया ने नाटो मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी है, फुल मेंबर बनने के लिए। करिए क्वेश्चन सर, गिविंग यू 5 सेकेंड टू थिंक और 10 सेकेंड। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, आज के दिन का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। करिए। राइट आंसर वुड बी, अगर मैं 3 को देखूं, फॉर्मली अप्लाइंग द फुल नाटो मेंबरशिप, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर मैं 3 को निकाल दूं मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 1 एंड 2। इंक्लूड, बिल्कुल ठीक है, दो नेशंस को बाइंड किया गया इस क्लोज के द्वारा कि एक कंट्री के पास अगर अटैक होता है तो दूसरी जो कंट्री है वो क्या प्रोवाइड कराएगी, वो एड प्रोवाइड कराएगी, मिलिट्री एड प्रोवाइड कराएगी। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रिपोर्टेडली डिप्लॉयड टू असिस्ट रशिया, बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी था। रशिया के लिए नॉर्थ कोरिया के कुछ ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था अगेंस्ट यूक्रेन वॉर। क्लियर? सो राइट आंसर वुड बी ए 1 एंड 2 ओनली। क्लियर? 1 एंड 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? रिगार्डिंग दी डीआरसी रवांडा कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्वेश्चन है। और ये कहां की कंट्रीज हैं? दीज आर अफ्रीकन कंट्रीज, दीज आर अफ्रीकन कंट्रीज। फर्स्ट ऑप्शन says the M23 rebel group allegedly backed by Rwanda captured the cities of Goma and Bukavu। 21 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे 21 क्वेश्चन। The Washington Accords for Peace and Prosperity were signed by both presidents in 2025। The peace agreement lead to immediate and complete disarmament of all groups in Eastern Congo। इन्होंने कहा जो ये वॉशिंगटन अकॉर्ड्स फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी साउंड हुआ, ये इसकी वजह से क्या हुआ? इमीडिएट एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट ऑफ ऑल रेबल्स। एक्सट्रीम ऑप्शंस मैंने बोला कि केयरफुल रहें जब भी कोई एक्सट्रीम क्वेश्चन आए। बहुत सालों से ये लड़ते आ रहे हैं और एक एग्रीमेंट से एकदम से चीजें से शांत नहीं होती हैं। कंप्लीट डिसआर्मामेंट तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। स्लाइटली और स्टार्टेड द डिसआर्मामेंट अगर ये होता तो शायद सोचा भी जा सकता था। अभी भी लड़ाइयां हैं, अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, कहीं कहीं रिबेल्स हैं, अभी भी एक्टिव हैं। तो अगर मैं 3 को रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 1 एंड 2 ओनली। हालांकि डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन मेथड से और आपने इजीली इसको अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। M23 रिबेल ग्रुप है जो रवांडा जिसको सपोर्ट करता है। उन्होंने कुछ सिटीज जो गोमा वगैरह है और बोकाबू है कॉन्गो की, उन सिटीज को कैप्चर किया था। एक वॉशिंगटन अकॉर्ड फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी साइन किया गया था। वॉशिंगटन जो वेस्ट पावर्स हैं उन्होंने जो सीज फायर है उसको कराने की या पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई थी। दोनों ही ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। कंसीडर द साहेल रीजन। एक और अफ्रीका के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, The region is experiencing an expansion of jihadist influence from rural areas into urban centers। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं जो जिहादिस्ट इन्फ्लुएंस है जो सिटीज अर्बन सेंटर्स है उसमें देखा गया कि वो एक्सपेंड हो रहा है। मिलिट्रीज इन माली एंड बुर्किना फासो हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द जेएनएम इंसर्जेंसी, यानी कि जो जिहादिस्ट इन्फ्लुएंस है, जिहादिस्ट जो इंसर्जेंट्स है उनके इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर मैं 2 को बाहर निकाल देता हूं और 1 मेरा सही है तो राइट आंसर क्या होगा? ए, द क्राइसिस हैज कॉज्ड अ मैसिव रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इनटू द नेबरिंग कोस्टल वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ये बिल्कुल ठीक बात है। कहीं भी वॉर होता है लोग रेफ्यूजीज वगैरह होते हैं, एकदम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वहां से छोड़ने की कोशिश करते हैं। जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां रेफ्यूजी की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली। अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू टू क्रैक, बट सी विद द एलिमिनेशन मेथड वी एक्चुअली solve it with reference to Haiti's security situation। अगेन अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। Haiti security situation in 2025। The Kenya-led multinational police mission was deployed to combat criminal gangs। UN Security Council authorized a full-scale UN peacekeeping missions to replace police missions। Gang violence has displaced over 7 lakh people and paralyzed commercial aviation। करिए सर, फिर से अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बड़े ही इजीली क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। करिए ट्राई। गिविंग यू 10 seconds टू थिंक। यू हैव 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करिए सर, 10 seconds है। On the Haiti security situation in Africa। ईस्टर्न अफ्रीका की बात हो रही है।
गैंग वॉयलेंस को सप्रेस करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को नहीं भेजा गया है, किसको भेजा गया है फिर? सर गैंग सप्रेशन फोर्स, नाम दिया गया गैंग सप्रेशन फोर्स, गैंग सप्रेशन फोर्स, जिसको बोला गया जीएसएफ फोर्स। तो 2 गलत है। अगर मैंने 2 बाहर निकाल दिया, here is your answer, B is your correct answer. Kenya led multinational police mission was deployed to combat criminal gangs and gang violence has displaced over 7 lakh people and paralyzed commercial aviation. बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। गैंग सप्रेशन फोर्स को डिप्लॉय या ऑथराइज किया गया है इसको गैंग वायलेंस को रोकने के लिए। नाउ वी कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 24 एंड द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ओवरव्यू 2025 बाय ओचा। आप एक बार मुझे, दिस इज एन यूएन ऑर्गेनाइजेशन फॉर फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे? एक यूएन बॉडी है ये ह्यूमैनिटेरियन के लिए। राइट द फुल फॉर्म इन द कमेंट बॉक्स। What is the full form of OCHA? चलिए, it projected that over 300 million people would require humanitarian assistance in 2025. Conflicts and violence are cited as the primary drivers of this unprecedented need. Funding for global humanitarian appeal, जो humanitarian के लिए अपील करी गई थी फंडिंग के लिए, वो 90% मिल गई है 2024 के अंदर। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं या उनको रिक्वायर्ड है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। किस लिए? सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से। और ये सबसे बड़ा कोर्स है इस अनप्रेसिडेंट नीड का, ये भी बिल्कुल ठीक है। और फंडिंग 90% मिल जाएगी लोगों के लिए, इतना तो है नहीं, इतने तो अच्छे भले लोग हैं नहीं इस दुनिया के अंदर। यूएन ने बताया ऑलमोस्ट 60% फंडिंग ही अभी तक जितनी रिक्वायर्ड थी 40-50% वही फंडिंग मिल पाई है। तो ये गलत अगर मैं कर दूं, 3 अगर मैंने उड़ा दिया तो अगेन मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्या बचता है सर? 1 and 2 ओनली क्वेश्चन बचता है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 25। Consider the following statement regarding international trade weaponization in 2025. China imposed new regulations on the export of magnets and rare earth minerals to US. US president threatened 100% tariffs on BRICS countries if they attempted to replace the dollar in trade. Brazil responded to US tariffs by withdrawing from G20 protests. क्या ब्राजील ने G20 से विड्रॉ कर लिया है? अभी G20 की समिट हुई थी, हमने देखा इवन ब्राजील उस समिट में पार्टिसिपेट किया। ब्राजील ने G20 समिट में पार्टिसिपेट किया। तो अगर मैं इस ऑप्शन को गलत निकाल दूं, तो अगर 3 मैंने बाहर निकाल दिया, अगेन मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, 1 and 2। चाइना इंपोज न्यू रेगुलेशंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ मैग्नेट्स एंड रेयर अर्थ मिनरल। बिल्कुल बस सही बात है, अपनी जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है उसको उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, रेगुलेशंस लगाए हैं। 100% टैरिफ्स की बात करिए। मैंने आपको बताया ब्रिक्स ने क्या करा था, ब्रिक्स पे का सिस्टम, यानी कि एक नया पेमेंट सिस्टम लाने की बात करी थी, नई करेंसी बात नहीं करी, लेकिन उसने कहा कि 100% टैरिफ्स लगाए जाएंगे अगर उन्होंने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी इंटरनेशनल मार्केट से। यह भी बात बिल्कुल ठीक है। सारा लड़ाई डॉलर की है सर। आप वेनेजुला में देख लीजिए, सद्दाम हुसैन को देख लीजिए, लीबिया के अंदर गद्दाफी को देख लीजिए, या आप ईरान को देख लीजिए। जिसने डॉलर को थ्रेट करने की कोशिश करी गई है उसके ऊपर आपने किसी भी बहाने से कुछ भी एक्सक्यूज ढूंढ के आपने उस पर अटैक करने की कोशिश करी है। डर किस बात का है? सिर्फ डॉलर को कोई परेशान ना कर दे इंटरनेशनल मार्केट में, एक डॉलर की हेजीमनी बनी रहे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 26, रिगार्डिंग द डायरेक्ट एंगेजमेंट फेज ऑफ इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो 2024-2025 में हुआ। ईरान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इन्वॉल्विंग नियरली
200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन रेस्पॉन्स टू द असैसिनेशन ऑफ हसन नसरल्ला। ये बात बिल्कुल ठीक है। इजराइल रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, इजराइल की जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी 2024 में, टारगेटेड ईरानियन ऑयल रिफाइनरीज एंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स एक्सक्लूसिवली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक्सक्लूसिवली इन्हीं को टारगेट किया था, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूं, 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं, 3 सही है। यूनाइटेड स्टेट्स डेप्लॉयड द थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है थर्ड। क्लियर है, कहां का है ये? यूएस का है। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है ये एयर डिफेंस सिस्टम टू इजराइल टू बोस्टर देयर एयर डिफेंस सिस्टम। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो 1 and 3 इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम्स टू द मैक्सिमम प्रेशर्स 2.0। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद ईरान। मैक्सिमम, दोबारा से प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए, इट इन्वॉल्व्स सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन एनी फॉरेन एंटिटी परचेजिंग इरानियन ऑयल टारगेटिंग घोस्ट फ्लीट्स। बिल्कुल बात ठीक है। जितने भी घोस्ट फ्लीट्स हैं जो बिना फ्लैग के चल रहे हैं और ईरान का ऑयल परचेज कर रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस और लगाए जाएंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस। बिल्कुल ठीक है, 1 ठीक है। द पॉलिसी इंक्लूड्स अ कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लेड बाय द यूएस 5th फ्लीट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेवल जो उसकी नेवी है 5th फ्लीट या अब्राहम लिंकन जो उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एकदम कंप्लीटली ब्लॉकेड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन वो तो मेक श्योर कर रहे हैं कि आसानी से जितने भी जो शिप्स हैं अदर कंट्रीज को वो निकल जाए। क्लियर। One of its stated goals is to force Iran into a new nuclear deal that includes curbs on its ballistic missile program। ये बात बिल्कुल ठीक है। बार बार इसको बोला गया कि all options are on the table। आप अपनी न्यूक्लियर डील जो है नहीं करिए और अपने मिसाइल्स जो हैं उन प्रोग्राम्स को रोकिए, अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट आप कर रहे हैं उसको रोकिए। सो राइट आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली, यानी कि बी। बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 28 की तरफ अगर हम चलते हैं, अब लास्ट 3 क्वेश्चंस लेफ्ट। देखिए रेड सी के बारे में क्वेश्चन है ये। रेड सी हाउदीज के ऊपर और यूएस और इजराइल अलायंस के ऊपर है। यूएस लेड ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन वाज एक्सपेंडेड 2025 दैट इंक्लूड्स हाउदी कमांड सेंटर्स इन सना, यानी कि जो यमन की कैपिटल है सना, उसके जो हाउदी के जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया यूएस इजराइल के अंदर अंडर द ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। ईरान ऑफिशियली डिनाइड प्रोवाइडिंग एनी टैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी टू हाउदी रिबल्स। अब एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया कि कोई भी कंट्री अगर वो प्रोक्सी वॉर लड़ रही है तो उसको क्या ऑफिशियली ये बोलेगी कि हाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है। आप अनऑफिशियली, हालांकि प्रोक्सी है हाउथी ईरान के, लेकिन ऑफिशियली तो ये नहीं बोलेंगे कि हम टैक्टिकल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ऑफिशियली तो नहीं बोला। सेवरल मेजर ग्लोबल शिपिंग फर्म्स रिज्यूम्ड फुल ट्रांजिट थ्रू सुएज कैनाल इन 2025 फॉलोइंग अ परमानेंट हाउदी सीजफायर। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी वहां मूवमेंट इफेक्टेड है, अभी भी हाउतीज का जो इन्फ्लुएंस है या जो डर है और द अटैक वो अभी बना हुआ है। अगर मैं 3 को निकाल दूं, वो 2 मेरा सही है। ए ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि देखती है ग्लोबली न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को फॉर वेपनाइजेशन, कोई कंट्री अगर कर रही है या अपनी अदर वर्क्स के लिए, फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या शिप्स वगैरह में यूज होते हैं या सबमरीन्स वगैरह के लिए यूज होती है। I have confirmed that the Iran has successfully enriched 90% purity threshold for weapon grade material। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला था, ये सच है ये नहीं पता, कि ऑलमोस्ट 60% जो यूरेनियम का एनरिचमेंट वो कर चुके हैं, और 90% अगर कर लेते तो सर वेपन ही ना बना लेते वो। अगर 90% एनरिचमेंट हो गया तो फिर तो वेपन ही बन जाएगा। Iran has permanently barred all European inspectors from its nuclear facility at Natanz and Fordo। ऐसा कुछ भी नहीं है। Even during when the Qatar was mediating between Iran and US or the Israel, Iran even accepted
दैट वो आ सकते हैं और जाकर इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ही नेवर, सोचिए मीडिएशन चल रही थी उस समय, यूएस के अंदर बैठकर मीडिएशन चल रही थी, कतर में बैठकर मीडिएशन कर दी थी, आपने बातों के बीच में हमला कर दिया। जब आप मीडिएशन कर रहे थे किसी कंट्री के साथ, सर आपने जाकर हमला कर दिया। सोचिए कितना बुरा लगा होगा। और यही काम आपके साथ जापान ने जब किया था, आपने उसके ऊपर क्या कर दिए सर, आपने उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए। जब जापान ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 1940s में जब पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जापान आपके ही कंट्री में बैठकर उनके जो एम्बेसडर थे, जो डिप्लोमेट्स थे, नेगोशिएशन कर रहे थे, और उधर से जापान ने क्या करा, पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। तो बिल्कुल ठीक था, आपके जो लोग थे, आपके जो देश के लोग थे, उनके अंदर गुस्सा था कि आप यहां बैठकर मीडिएशन कर रहे हो, उधर आप हमला कर रहे हैं। तो ऐसे ही शायद ईरान को भी लगा होगा कि हम तो नेगोशिएशन कर रहे हैं, हर चीज के लिए रेडी हैं, और आपने आकर शहरों में, स्कूल्स में हमारी जो मिलिट्री हेड है या जो गवर्नमेंटल हेड्स हैं उनके ऊपर हमला कर दिया। खैर बहरहाल छोड़िए। द यूएस एंड इजराइल इशूड अ जॉइंट डिक्लेरेशन स्टेटिंग ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम बिकमिंग अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट। ये बात बिल्कुल ठीक है, बार बार ये वर्ड दोहराया जाता है, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। क्लियर है? तो अगर मैं 2 को बाहर निकाल देता हूं तो राइट आंसर क्या बचता है, मेरे पास बचता है सिर्फ सी, 3 ओनली, और 1 भी गलत है। 90% एनरिचमेंट हुआ ही नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 30। और ये क्वेश्चन किस चीज से है, अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड है। अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड है। सऊदी अरेबिया ऑफिशियली साइन अकॉर्ड एंड एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। ये गलत है। इंटरेस्ट था, उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड को साइन करेगा, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक साइन किया नहीं गया है। क्लियर है? यूएई एंड बहरीन मेंटेन्ड अ डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल डिस्पाइट डोमेस्टिक एंड रीजनल प्रेशर ड्यूरिंग इजराइल ईरान एस्केलेशन। बिल्कुल ठीक है। Accords have evolved to include regional air defense alliance involving US, Israel and several Arab partners। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं 1 को बाहर निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन बच रहा था, वैसे भी ऑप्शन बी बच रहा था, 2 and 3 ऑप्शन बच रहा था। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस क्लास हेल्प्ड यू फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। एक नए लेवल पर आपकी प्रिपरेशन को लेकर गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।